नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पेक्ट्रम क्लासेस 12 में। जैसा कि बेटा अपन एंजाइम्स, फोटोसिंथेसिस, प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ने के बाद में अब हम बात कर रहे थे बेटा प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन की, जिसमें पादप वृद्धि एवं उसका परिवर्धन जो था उसकी बात कर रहे थे बेटा अपन। इसमें परिवर्धन में अपन ने बात कर ली थी कि पादपों की जो वृद्धि होती है वो वृद्धि असीमित वृद्धि पाई जाती है पादपों में और जीवन प्रयत्न वृद्धि होती रहती है। और वृद्धि का जो कारण माना गया था वो मूल शिखाग्र विभजोतक को माना गया था। तो आज हम इसके बाद बात करेंगे बेटा पार्ट सेकंड की, और इस पार्ट सेकंड में अपन बात करेंगे कि पादपों में होने वाली जो वृद्धि होती है उस वृद्धि को नियंत्रित करने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं और ये जो पादपों में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से हो जाता है। तो बेटा अभी तक अपन ने वृद्धि की बात कर ली थी, अब अपन बात करेंगे आगे परिवर्तन की कि पादपों में जो वृद्धि होती है तो वृद्धि के दौरान क्या होता है बेटा कि सबसे पहले जो बीज होता है उस बीज में अंकुरण की क्रिया होती है। बीज जो होता है उस बीज में क्या होती है बेटा अंकुरण की क्रिया होती है और अंकुरण की क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है जो बीज होता है वो बाद में प्ररोह, मूलाग्र और शिखाग्र में बढ़ जाता है, बाद में वृद्धि करता है। और पादपों में यह वृद्धि जो होती है ताप के द्वारा, जलवायु परिवर्तन के द्वारा, ठीक है, इसके अलावा जल, ऑक्सीजन की मात्रा तथा पोषक तत्वों की मात्रा के ऊपर निर्भर करती है। अब अपन बात करेंगे अपना परिवर्तन की। तो परिवर्तन क्या होता है पादपों में कि पादपों में परिवर्तन की जो क्रिया होती है उस क्रिया के दौरान अपन ने बात कर ली थी कि पादपों में पाया जाने वाला मूल और शिखाग्र विभजोतक जो रहता है, जिसमें ये यहाँ पर तो पाई जाती है बेटा रूट के, यहाँ पर पाई जाती है रूट के, और इसके पीछे वाला जो क्षेत्र रहता है बेटा ये रहता है विभाजन क्षेत्र या कोशिका विभाजन क्षेत्र, यहाँ पर पाया जाता है सेल डिवीजन रीजन। और इसके ऊपर की तरफ ये वाला जो क्षेत्र पाया जाता है ये कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र, कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र ये पाया जाता है। और इसके बाद पाया जाता है बेटा ऊपर की तरफ कोशिका परिपक्वन क्षेत्र, कोशिका परिपक्वन क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र ये पाया जाता है बेटा। तो क्या होता है कि मूल और शिखाग्र, इसी प्रकार से जो शिखाग्र भाग रहेगा वहां पर भी क्या पाया जाएगी बेटा विभाजनशील कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसको अपन विभजोतक के नाम से जानते हैं। तो मूल और शिखाग्र जो विभजोतक रहते हैं उन मूल और शिखाग्र विभजोतक में जो शीर्ष भाग रहता है इस शीर्ष भाग पर पाए जाने वाली जो कोशिकाएं रहती है ये कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती है और लगातार विभाजन करने के बाद किसका निर्माण करती है बेटा, लगातार विभाजन करने के बाद प्लांट की लंबाई में वृद्धि करती है या प्लांट में क्या करती है बेटा वृद्धि करने का कार्य करती है। तो होता क्या है कि मूल और शिखाग्र विभजोतक की जो कोशिकाएं होती है ये लगातार क्या करती है विभाजन के बाद में बेटा कुछ विशिष्ट अंगों का, विशिष्ट कार्यों के लिए कुछ विशिष्ट अंगों का निर्माण करती है। विशिष्ट कार्यों के लिए कुछ विशेष अंगों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा परिवर्धन कहलाती है। ठीक है बेटा। तो विभेदन की बात करें अपन कि विभेदन कब होता है कि जब कोशिकाएं रहती है और लगातार विभाजन करती है, विभाजन करने के बाद कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए, कुछ विशेष कार्यों के लिए, विशेष कार्यों के लिए नए अंगों का निर्माण करती है, नए अंगों का निर्माण करती है। तो यह क्रिया ही क्या कहलाती है बेटा, यह क्रिया कहलाएगी विभेदन। क्या कहलाती है बेटा विभेदन। तो मूल और शिखाग्र विभजोतक की कोशिकाएं जो रहती है वो विभाजन करती है, विभाजन करने के बाद उनमें परिपक्वन होता है और परिपक्वन होने के बाद में, परिपक्व होने के बाद में कुछ विशिष्ट अंगों का निर्माण करती है कुछ विशेष कार्यों के लिए। तो इसी क्रिया को अपन किस नाम से जानते हैं बेटा, इसी क्रिया को अपन विभेदन के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं अपन कि जब विभेदन हो जाता है तो बहुत से पादप ऐसे रहते हैं बेटा उन पादपों में विभेदन की क्रिया होने के बावजूद भी वो जो अंग रहते हैं वो अंग या वो कोशिकाएं क्या करती है बेटा विभाजन की क्षमता को खो देती है। ठीक है, विभाजन की क्षमता को खो देती है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है ये क्या कहलाती है बेटा निर्विभेदन। कि क्या होता है कि कोशिकाओं में, कोशिकाओं के परिपक्व होने के बाद भी, परिपक्व होने के बाद भी यदि कोशिका विभाजन की क्षमता को खो देती है, विभाजन की क्षमता को खो देती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है बेटा, यह क्रिया कहलाएगी अपने पास में निर्विभेदन। कि जब अपन ने बात करी कि मूल शिखाग्र विभजोतक की जो कोशिकाएं होती है, मूल शिखाग्र विभजोतक की कोशिकाएं परिपक्व होने के बाद में विभाजन की क्रिया करती है और विशिष्ट अंगों का विशिष्ट कार्यों के लिए निर्माण करती है, तो यह क्रिया विभेदन कहलाती है।
और कोशिकाओं के परिपक्व होने के बाद भी यदि वो कोशिकाएं विभाजन की क्षमता को खो देती है तो ये क्रिया कहलाती है बेटा निर्विभेदन। और यदि अपन बात करें कि जो कुछ कोशिकाएं रहती है, कुछ कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता खोने के बावजूद भी यदि उनमें पुनः विभेदन होने लग जाता है, कुछ समय पश्चात उनमें पुनः विभेदन होने लग जाता है, पुनः विभेदन होने लगता है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है बेटा? ये क्रिया कहलाती है पुनर्विभेदन। ठीक है, तो अपन ने तीन चीजों की बात करी बेटा पादप वृद्धि के बाद में, विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन। वृद्धि किसे कहेंगे अपन? पादप वृद्धि, कि पादप की कोशिकाएं लगातार विभाजन करने के बाद नए अंगों का, परिपक्व होने के बाद नए अंगों का निर्माण करेगी। ठीक है, पादप की कोशिकाओं में लंबाई में, क्षेत्रफल में वृद्धि करेगी, तो वो तो कहलाएगी वृद्धि। उसके बाद यदि ये कोशिकाएं विभाजन करने के बाद कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए कुछ विशिष्ट अंगों का निर्माण करती है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है बेटा? ये क्रिया कहलाती है अपने पास में विभेदन। और यदि क्या कहलाएगी बेटा? ये विभेदन। और यदि ये कोशिकाएं परिपक्व होने के बाद, विभाजन के बाद, परिपक्व होने के बाद विभाजन की क्षमता को खो देती है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है बेटा? निर्विभेदन कहलाती है। और निर्विभेदन की क्रिया के बाद यदि यह पुनः विभाजन की क्रिया शुरू कर देती है और नए अंगों का निर्माण करती है, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी बेटा? पुनर्विभेदन। तो तीन चीजें, विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन, इन तीन चीजों की बात करनी बेटा अपन ने। अब अपन आगे बात करेंगे इसमें परिवर्धन की, कि परिवर्धन क्या होगा बेटा? तो परिवर्धन क्या होता है कि सबसे पहले अपन क्या लेते हैं बेटा कि जब पादपों की दो अवस्थाएं पाई जाती है, एक तो युग्मकोद्भिद अवस्था और एक बीजाणुद्भिद अवस्था। युग्मकोद्भिद अवस्था में युग्मकों का निर्माण होता है और बीजाणुद्भिद अवस्था में किसका निर्माण होता है बेटा? बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो जब बीजाणुद्भिद अवस्था आती है तो बीजाणुद्भिद अवस्था में बीजों का निर्माण होता है और बीजों से नया पादप बनता है। तो क्या होता है बेटा कि जब क्या हो कि कोई भी बीज लिया आपने, ठीक है बेटा, ये बीज हो गया, इस बीज में यहाँ पर भ्रूण पाया जाता है। इस बीज को जब अपन मिट्टी में बो देते हैं तो ये उपयुक्त वातावरण या अनुकूलतम वातावरण में, उपयुक्त जलवायु, उपयुक्त तापमान यदि इसको मिलता है तो ये बीज क्या होता है बेटा? अंकुरित होता है। और अंकुरित होकर के नीचे की तरफ तो किसका? मूलाग्र का या मूलांकुर का निर्माण करता है, मूलांकुर। और ऊपर की तरफ किसका? प्रांकुर का निर्माण करता है। किसका करेगा बेटा? प्रांकुर का। ऊपर की तरफ प्रांकुर का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रांकुर ही आगे चलकर के किसमें परिवर्तित होगा? प्ररोह में। पादप का कौन सा भाग बनाएगा? प्ररोह भाग। और मूलांकुर कौन सा वाला भाग बनाएगा बेटा? ये मूल भाग का निर्माण कर लेगा। तो जब क्या होता है बेटा कि बीजों को बोया जाता है तो सीड जर्मिनेशन की क्रिया होती है, जिसे अपन बीजांकुरण के नाम से जानते हैं। इस सीड जर्मिनेशन की क्रिया के दौरान पादपों में मूल और शिखाग्र विभेदक के द्वारा प्ररोह और मूल भाग का निर्माण होता है। तो यह क्रिया ही क्या कहलाती है बेटा? परिवर्धन कहलाती है। और इस परिवर्धन की क्रिया की बात करें यदि अपन पर्टिकुलर डेफिनेशन में, तो क्या हो जाएगा बेटा परिवर्धन कि पादपों में बीजांकुरण होने के बाद, ये यहाँ पर क्या हुआ था? बीजांकुरण हुआ था। तो अपन बात करें कि पादपों में बीजांकुरण की क्रिया होने के बाद उसमें जरा अवस्था तक, यानी कि जो पादपों की अंतिम अवस्था रहती है जहां पर कोशिकाओं की उपापचय क्रियाएं धीमी पड़ जाती है, उस अवस्था को किस नाम से जानते हैं बेटा? अपन जरा अवस्था के नाम से जानते हैं। यानी कि पादपों की उपापचय क्रियाएं धीमी पड़ जाती है और पादप वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, यह अवस्था कहलाती है बेटा जरा अवस्था। तो अपन बात करें कि पादपों में बीजांकुरण से लेकर के जरा अवस्था तक, पादपों में बीजांकुरण से लेकर के जरा अवस्था तक के मध्य में जो भी परिवर्तन होते हैं, पादपों में बीजांकुरण से लेकर के जरा अवस्था के मध्य में जो भी परिवर्तन होते हैं, ये सारे के सारे परिवर्तन क्या कहलाएंगे बेटा? ये कहलाते हैं पादपों में परिवर्धन। यानी कि पादपों में बीजांकुरण की क्रिया हुई, पादप धीरे धीरे बड़ा हुआ और बड़ा होकर इसने किसका निर्माण कर लिया? बड़ा होकर किसने एक वृक्ष का निर्माण कर लिया बेटा। ठीक है, किसका? बीजांकुरण के बाद एक वृक्ष का निर्माण हो गया। तो यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक इनकी अवस्थाओं में जो भी परिवर्तन हुए हैं, इनकी अवस्थाओं में जो भी परिवर्तन हुए हैं, ये क्रिया क्या कहलाती है बेटा? इस क्रिया को अपन परिवर्धन के नाम से जानते हैं। इस नाम से, परिवर्धन के नाम से जानेंगे अपन। ठीक है बेटा, तो परिवर्धन की क्रिया की बीजांकुरण से लेकर के पादपों में जरा अवस्था तक जो भी परिवर्तन होंगे, उन परिवर्तनों को अपन परिवर्धन के नाम से जानेंगे। और इन परिवर्तनों को ही सामूहिक रूप से अपन किस नाम से जानते हैं? सुगठिता।
पादपों में इन परिवर्तनों को ही बीजांकुरण से लेकर के जरावस्था तक होने वाले जितने भी परिवर्तन होंगे इन परिवर्तनों को ही अपन सामूहिक रूप से किस नाम से जानेंगे बेटा? सुगठिता के नाम से जानेंगे। और इस सुगठिता को अपन प्लास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से बेटा? प्लास्टिसिटी के नाम से जानेंगे। तो अपन बात करें परिवर्तन की, तो परिवर्तन क्या हो जाएगा बेटा कि पादपों में बीजांकुरण से लेकर के जरावस्था तक के मध्य में होने वाले जितने भी परिवर्तन होंगे वो परिवर्तन कहलाएंगे बेटा अपने पास में क्या? परिवर्तन। और इन परिवर्तनों को ही अपन सामूहिक रूप से किस नाम से? प्लास्टिसिटी या सुगठिता के नाम से अपन जानते हैं। आगे देखना बेटा कि अब बात करेंगे कि पादपों में परिवर्तन तो हो चुका है बेटा, लेकिन अपन बात करें कि परिवर्तन के दौरान ही कुछ पादपों में जो परिवर्तन की क्रिया होती है और कुछ पादपों में जो सुगठिता होती है, मतलब सामूहिक परिवर्तन को क्या बोलेंगे अपन? सुगठिता बोल रहे हैं। लेकिन कुछ पादप ऐसे भी होते हैं बेटा, जैसे कि माने अपन कपास, धनिया, इनमें क्या पाई जाती है? विषम पर्णता सुगठिता पाई जाती है। कुछ पादप जैसे कि कपास हो गया, इसके अलावा धनिया हो गया, इनमें क्या पाई जाती है बेटा? इनमें विषम पर्ण की सुगठिता पाई जाती है। विषम पर्णता का मतलब क्या समझते हैं अपन? विषम पर्णता का मतलब समझते हैं कि एक ही पादप में दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हो, जिनके पर्ण की जो आकृति और आकार जो रहता है वो अलग अलग रहता हो एक ही पादप में, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? विषम पर्णता वाली स्थिति बोलते हैं पादपों में। ठीक है बेटा, तो ये जो विषम पर्णता वाली स्थिति जो होती है कपास में और धनिया में, ये जब बीज जो रहता है बेटा अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद में उसमें जो पत्तियां उगती है उन पत्तियों की आकार और आकृति विकसित पत्तियों की आकार और आकृति से क्या होती है बेटा? भिन्न होती है। तो पहले जो पत्तियां आती है वो अलग आती है और बाद में जो पत्तियां आती है उनकी आकार आकृति पूर्व वाली पत्तियों से अलग रहती है। इसी अवस्था को अपन किस नाम से जानते हैं बेटा? इसी अवस्था को अपन विषम पर्णता के नाम से या सुगठिता के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है बेटा, तो विषम पर्णता सुगठिता अपन कैसे कहेंगे कि यदि पादपों में दो प्रकार की स्थितियां आकार आकृति में भिन्नताएं पाई जाती हो पत्तियों में, तो उनको विषम पर्णता सुगठिता बोलेंगे। और यदि पादपों में बीजांकुरण से लेकर जरावस्था तक होने वाले परिवर्तन जिनको सामूहिक रूप से अपन क्या बोलेंगे बेटा? सुगठिता के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं बेटा प्रभावित करने वाले कारक, किसको? परिवर्तन की क्रिया को, कि पादपों में होने वाला जो परिवर्तन होता है इस परिवर्तन को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं बेटा, ये कारक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं बेटा बाह्य कारक और एक होते हैं आंतरिक कारक। आंतरिक कारक से बात करें अपन तो आंतरिक कारक का तात्पर्य है कि पादपों के शरीर के अंदर या पादपों की कोशिकाओं के अंदर उनके अंदर पाए जाने वाले जो विशिष्ट लक्षण या उनकी कोशिकाओं में कुछ विशिष्ट प्रकार के परिवर्तन, उनको ही क्या बोलेंगे बेटा? आंतरिक कारक बोलेंगे, जो पादपों के परिवर्तन को प्रभावित करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें बाह्य कारक, तो बाह्य कारक में क्या क्या हो जाएगा? बाहर का तापमान, प्रकाश, दीप्तिकालिता, वसंतीकरण या अन्य प्रकार के जलवायुवीय कारक या मृदा जल या वायुमंडलीय परिवर्तन, ये सब क्या हो जाएंगे? जो पादपों के परिवर्तन को प्रभावित करेंगे, इनको बोलेंगे अपन बाह्य कारक। तो अपन दो कारकों की बात करते हैं बेटा, एक तो हो जाएंगे अपने पास में आंतरिक कारक और एक हो जाएंगे अपने पास में बाह्य कारक। आंतरिक कारकों की बात करें तो आंतरिक कारक में कौन कौन से आ जाएंगे? आंतरिक कारक में आ जाएंगे अपने पास में आनुवंशिकता, की पादपों की जेनेटिकली स्ट्रक्चर कैसी है। इसके अलावा कोशिकीय कारक, कि उनकी कोशिकाएं किस प्रकार की पाई जाती है, किस प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठीक है, और कैसे परिवर्तन करती है, ये सब क्या आ जाएंगे बेटा? आंतरिक कारक के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि नियामक पदार्थ जिनको अपन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है बेटा, यानी कि पादप वृद्धि नियामक पदार्थ। तो पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले, पादपों में पाए जाने वाले आनुवंशिक कारक, उनके कोशिकीय कारक और उनमें बनने वाले पादप वृद्धि नियामक पदार्थ, इन सब पदार्थों को अपन आंतरिक कारकों के नाम से जानते हैं, जो पादपों के अंदर रहकर पादपों की वृद्धि और परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। इसके बाद बात करते हैं बेटा अपन बाह्य कारकों की। तो पादपों में बाह्य कारक जो पादपों को प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे बेटा? एक तो हो जाएगा तापमान, एक हो जाएगा प्रकाश, जल, ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व। तापमान जैसे कि बेटा अनुकूलतम जो तापमान रहता है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए पादपों के लिए। कितना? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान होना चाहिए। इस तापमान पर पादप जो रहते हैं वो अधिक तीव्रता से वृद्धि एवं परिवर्तन की क्रिया करते हैं।
प्रकाश जो रहता है, इस प्रकाश की जो मात्रा रहती है अलग अलग पादपों की अलग अलग रहती है, जिनको अपन और इस आधार पर पादपों को प्रकार भी होते हैं। प्रकाश दीप्ति कालिता जिसको फोटो पेरियोडिज्म के नाम से जानते हैं, ये अपन आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 3 में। इसके बाद बात करते हैं अपन जल की। तो सभी पादपों के लिए जल की जो मात्रा रहती है, अनुकूलतम मात्रा, वो अलग अलग होती है। ऑक्सीजन का लेवल सबके लिए अलग अलग होता है। पोषक तत्व की मात्रा भी किसको कितनी चाहिए वो अलग अलग होती है, जिसमें मैंने बताया था पिछली वीडियो में आपको कि पोषक तत्व टोटल जो पाए जाते हैं वो 17 पोषक तत्व पाए जाते हैं। वर्तमान में ज्ञात 17 पोषक तत्व हैं, जिसमें जो रहते हैं बेटा वो 9 तो गुरु पोषक तत्व होते हैं, और जो 8 पोषक तत्व पाए जाते हैं वो लघु पोषक तत्व होते हैं। इन गुरु पोषक तत्वों को अपन बृहद मात्रिक तत्व के नाम से भी जानते हैं, और जो लघु पोषक तत्व जो 8 होते हैं इनको अपन सूक्ष्म मात्रिक तत्व के नाम से भी अपन जानते हैं, जिनकी पादपों को अलग अलग मात्रा में आवश्यकता होती है, जिसमें एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम रहता है इनको अपन किस नाम से जानते हैं, क्रांतिक तत्व के नाम से जानते हैं। इनके बारे में बेटा आप हमारी वीडियो आगे देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेटा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलते रहेंगे हमारे YouTube चैनल स्पेक्ट्रम क्लासेस 12 में। आगे देखते हैं बेटा अपन इसके कारक की बात करें तो आंतरिक कारक में भी अपन बात करती बेटा पादप वृद्धि नियामक पदार्थ, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की यदि अपन बात करें तो वृद्धि नियामक पदार्थ किसे कहेंगे कि पादपों में पाए जाने वाले ऐसे रासायनिक पदार्थ, पादपों में पाए जाने वाले ऐसे रासायनिक पदार्थ जो पादपों की वृद्धि को कंट्रोल करते हैं, यानी कि वृद्धि को नियंत्रित करने का, वृद्धि को बढ़ाने का और वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, वृद्धि नियामक पदार्थ कहलाते हैं, जिनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर के नाम से अपन जानते हैं। किस नाम से, पीजीआर के नाम से अपन इनको जानते हैं। यानी कि पादपों में पाए जाने वाले ऐसे रासायनिक पदार्थ जो पादपों की वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, पादप वृद्धि नियामक पदार्थ कहलाते हैं। ये पादप वृद्धि नियामक जो पदार्थ होते हैं बेटा, ये वृद्धि नियामक पदार्थ वृद्धि को रोकने और बढ़ाने का भी कार्य करते हैं। इसीलिए इन्हीं पादप वृद्धि नियामक पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से बेटा, एक तो है पादप वृद्धि प्रेरक पदार्थ और एक है वृद्धि निरोधक पदार्थ। वृद्धि प्रेरक पदार्थों को हम पादप वृद्धि हार्मोन के नाम से जानते हैं। कौन से बेटा, पादप वृद्धि प्रेरक पदार्थ या वृद्धि प्रेरक हार्मोन। ठीक है बेटा, तो पादपों में पाए जाने वाले ऐसे रासायनिक पदार्थ जो पादपों को वृद्धि करने के लिए प्रेरित करते हैं या पादपों की वृद्धि करने की क्षमता को बढ़ाते हैं या पादपों में वृद्धि करते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, पादप वृद्धि प्रेरक पदार्थ कहलाते हैं। और जो प्रमुख पादप वृद्धि प्रेरक पदार्थ होता है वो कौन सा होता है बेटा, ऑक्सिन हार्मोन, जिसको किस नाम से जानते हैं अपन, ऑक्सिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अपन बात करें साइटोकाइनिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, ठीक है बेटा। इसके अलावा अपन बात करें जिब्रेलिन हार्मोन, कौन सा, जिब्रेलिन हार्मोन। इन हार्मोनों की बात करेंगे बेटा अपन, ठीक है। तो पादपों की वृद्धि को बढ़ाने वाले जो हार्मोन रहेंगे या पदार्थ रहेंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन और जिब्रेलिन हार्मोन। ये तीनों के तीनों जो हार्मोन रहेंगे ये पादपों की वृद्धि को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसमें भी यदि अपन ऑक्सिन हार्मोन की बात करें बेटा तो ऑक्सिन हार्मोन मुख्यतः इंडोल एसिटिक एसिड यानी IAA इंडोल एसिटिक एसिड के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा IBA इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड के रूप में पाया जाता है, ठीक है बेटा। इसके अलावा 2,4-D 2,4,5-T, ठीक है, 2,4-D 2,4,5-T इनके रूप में क्या पाया जाता है, ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है। तो वृद्धि प्रेरक पदार्थों की बात करें बेटा तो वृद्धि प्रेरक पदार्थ कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन में इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड, 2,4-D 2,4,5-T की बात कर लेंगे अपन, यानी कि 2,4-डाइक्लोरोफिनोल्फथलीन एसिटिक एसिड, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनोल्फथलीन एसिटिक एसिड की बात करेंगे। इसके अलावा साइटोकाइनिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन भी प्रमुख वृद्धि प्रेरक पदार्थ माने गए हैं। इसके अतिरिक्त बेटा एक जो पदार्थ होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं अपन, पादप वृद्धि निरोधक पदार्थों के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पादप वृद्धि निरोधक पदार्थ, यानी कि ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं बेटा, पादपों की वृद्धि को निरोधन करते हैं या पादपों की वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं बेटा, पादप वृद्धि निरोधक पदार्थ कहलाते हैं। तो एक तो प्रेरित करने वाले और एक रोकने वाले। प्रेरित करने वाले प्रेरक पादप वृद्धि प्रेरक हार्मोन और रोकने वाले पादप वृद्धि निरोधक पदार्थ या हार्मोन। इनके अंतर्गत जो सबसे एक ही हार्मोन है पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन, जो कौन सा है बेटा, वो है एब्सिसिक एसिड। कौन सा हार्मोन है बेटा, एब्सिसिक एसिड, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, ABA, यानी कि ये हो जाएगा बेटा एब्सिसिक एसिड।
ये एब्सिसिक एसिड पादपों की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है और ये करता है ऑक्सिन साइटोकाइनिन जिबरेलिन पादपों की वृद्धि को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ये जो हार्मोन्स है बेटा, इन हार्मोन्स की बात हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। आज हमने बात कर ली परिवर्तन की, निर्विभेदन की, विभेदन की, इसके अलावा परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें बाह्य और आंतरिक कारक। आंतरिक कारकों में जो प्रमुख इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है पादप वृद्धि निरोधक पदार्थ। इन वृद्धि निरोधक पदार्थों में अपन पादप वृद्धि प्रेरक पदार्थ और पादप वृद्धि निरोधक पदार्थों की बात कर लेंगे बेटा। इन सभी पदार्थों की बात अपन हमारी अगली वीडियो में जो कि प्लांट डेवलपमेंट एंड प्लांट रेगुलेशन में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन में आपको मिलेगी।